विद्यार्थी नमस्कार। मैं एनके यादव एनके एग्जाम पास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस कक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आज के कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं साथियों नेक्स्ट श्रृंखला नंबर 10, जो आज 10 नंबर की सीरीज जो हम कंटिन्यू रूप से ज्योग्राफी क्वेश्चनरीज जो ला रहे हैं, प्रश्नोत्तर जो श्रृंखला चल रही है उसका 10 नंबर है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 226 आपके लिए लेकर आए हैं साथियों। और आज के कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 226 से। तो देखें यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम है। आप यहाँ पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम बताना है, यानी आरोही। आरोही में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, आरोही में सिंपली ये होगा कि यहाँ पर छोटे से बड़े की ओर चलना है। तो छोटा पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और बड़े की ओर आपको क्या होना है, अग्रसर होना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं। अगर इन दो ऑप्शन में देखोगे, लक्षद्वीप सबसे बाद में दिया हुआ है। आप सब जानते हैं कि भारत का अगर सबसे छोटा कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वो लक्षद्वीप है। इसका मतलब लक्षद्वीप यहाँ आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी खारिज हो जाता है। इसमें भी लक्षद्वीप पीछे दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्योंकि छोटा पहले आएगा, फिर उसके बाद में बड़ा, और फिर उसके बाद में बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आप दो ऑप्शन तो आपके खारिज है। अब इसमें लक्षद्वीप है और इसमें भी लक्षद्वीप है। साथियों, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल है 32 वर्ग किलोमीटर, राइट। लेकिन यहां भी लक्षद्वीप और यहां भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। इसके बाद ऑप्शन देखिए चंडीगढ़, और यहां लिखा हुआ है दमनदीप। साथियों, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल 114 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो दमनदीप का 600 के आसपास है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लक्षद्वीप, फिर उससे बड़ा चंडीगढ़, और फिर उससे बड़ा दमनदीप। आप सब जानते हैं दमनदीप और दादर नागर हवेली अब क्या कर दिए गए, इंक्लूड कर दिए गए, कंबाइंड रूप से वो एक केंद्र शासित प्रदेश कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों यहाँ पर कि जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है। दो चीजें आपको यहाँ पर स्पष्ट समझनी होगी कि जोजिला दर्रा है कहां पर। तो एक चीज ध्यान रखिए, लद्दाख में है। अब क्योंकि लद्दाख अलग यूटी बन गया है, तो ये कहां पर है, लद्दाख यूटी में। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि ये किस जिले में। तो अगर जिले की बात करें तो करगिल जिले में है। करगिल जिले में जोजिला दर्रा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात अगर करें तो एक पर्वतमाला है साथियों। ये पर्वतमाला, जिस पर्वतमाला का नाम है जास्कर, क्या है, इसका नाम है जास्कर पर्वतमाला। ये लीजिए जास्कर पर्वतमाला, और जास्कर पर्वतमाला में ही ये दर्रा है, करगिल जिले के अंदर आता है। इस दर्रे की अगर ये देखें तो ये जो दर्रा है, यहां एक जगह लेह, ठीक है, और यहां जगह है आपकी ये श्रीनगर। कौन सी, श्रीनगर। तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कौन जोड़ता है श्रीनगर को लेह से, ये दर्रा जोड़ता है। ये लीजिए, तो ये जो दर्रा है, ये दर्रा किस किस को जोड़ता है, लेह को श्रीनगर से। मैंने तीनों बातें आपको बहुत क्लियरली समझा दी, स्पष्ट रूप से समझा दिए। जोजिला दर्रा करगिल जिले में है, लद्दाख में। साथियों, लद्दाख में दो ही जिले आते हैं, एक करगिल आता है और दूसरा लेह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 228। यहां पर बहुत अच्छा प्रश्न है, कयाल निम्न में से क्या है। तो कयाल एक्चुअल में अगर हम पूरे भारत की बात करेंगे तो कयाल एक झील है। ठीक है, और कैसी झील है वो देखिए। इन कयाल झीलों को पस्त झील भी कहते हैं, अनूप झील भी कहते हैं, अनूप, और बैकवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, बैकवर्ड लेक, ठीक है, लेक। तो इसके कई नाम है, अनूप झील, पस्त झील, कयाल, बैकवर्ड लेक्स कहते हैं, बैकवर्ड वाटर लेक्स कहते हैं। साथियों, अब ऑप्शन देख लेते हैं। उत्तर के विशाल मैदान में मिलने वाली, ये ऑप्शन नहीं होगा। केरल के तट पर मिलने वाली लेगून, ऐसा है, केरल के तट पर मिलने वाली लेगून, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। दो तीन चीजों को समझिए। एक्चुअल क्या है, भारत की सबसे बड़ी लेगून झील, लेगून झील कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप कौन सी है, चिल्का है। कौन सी है, चिल्का। और चिल्का कहां पर है साथियों, उड़ीसा में। तो एक चीज और भी आपको नोटिस ध्यान रखनी है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी चिल्का ही है, राइट। तो भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी हो जाएगी, चिल्का हो जाएगी।
दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये केरल है, जहां पर केरल, और केरल की यहाँ पर जो तट है, ये कोस्ट है, इस तट को कहते हैं मालाबार तट। साथियों, इस मालाबार तट पर अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर क्या पाई जाती है, लैगून झीलें पाई जाती है, लैगून झीलें। ठीक है। अब कई बच्चों के मन में प्रश्न चल रहा होगा, जैसे अगर मैं बात करूं वेम्बनाड झील की, वेम्बनाड, ठीक है, वेम्बनाड झील, ये भी आपने नाम सुना होगा, ये बहुत प्रसिद्ध झील है ये। अब आप सोच रहे सर ये झील होती कैसे, समुद्र में इस तरीके से ये अपना भारत है, इस प्रकार के अंदर पानी घुस जाता है और बीच में कुछ जमा हो जाता है। अब क्या होता है, अगर आप इस स्थिति को देखेंगे तो यहां पर इस तरीके की स्थितियां होती है, तट के किनारे पर इस तरीके की स्थिति बन जाती है। अब पानी इसमें जाता है, यहाँ पर पानी भरा और समुद्र में आ जाता है इस तरीके से। ये तट है, ये भी तट है, यहाँ तट अंदर तक, तो ये बीच की स्थिति क्लोज है। ठीक है, तो ये पानी आता है इसमें, ये कहलाती है अनूप झील, पस झील, कयाल झील। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 229, भारत का कौन सा भूआकृतिक प्रदेश प्राचीनतम है? आपको बताना है भारत का कौन सा भूआकृतिक प्राचीनतम है। देखिए, सबसे प्राचीनतम की अगर बात करूं तो क्या आ जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का। किसका, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो साथियों, प्राचीन भाग कौन सा हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। दूसरी महत्वपूर्ण अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल अगर देखें, प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब आप सोच सकते हैं भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263, उसमें से 16 लाख क्षेत्रफल किसका है, प्रायद्वीपीय पठार का। इसका मतलब साफ है कि ये भारत का लगभग 50% भाग रखता है। कौन रखता है, प्रायद्वीपीय पठार। अब आपसे कई बार क्या होता है, परीक्षा में सबसे नवीनतम पूछ लेता है, तो उत्तर का विशाल मैदान सबसे क्या है, नवीनतम भौतिक प्रदेश है। तो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान। और सबसे प्राचीनतम कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए साथियों, यहां पर पूर्वी घाट, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये क्वेश्चन। यहां पर पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ियां, एक्चुअल में होता क्या है साथियों, ये प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर इंडिया है, यहां पर ये घाट है, इसे आप कहते हैं पश्चिमी घाट। इस पश्चिमी घाट को ये सह्याद्री कहते हैं। और इधर जो पूर्वी घाट की बात करें तो ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है। इस पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ने वाली अगर कोई पर्वतमाला है तो वो पर्वतमाला ये है, ये पर्वतमाला जोड़ती है, और इसका नाम है नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी। साथियों, नीलगिरी पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो चाय उत्पादन के लिए, चाय उत्पादन, ठीक है। दूसरी बात, चंदन के वृक्ष के लिए, वृक्ष। और तीसरी महत्वपूर्ण बात अगर कोई है तो तोड़ा जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, चंदन के वृक्ष। आप सब जानते हैं, आपने वीरप्पन का नाम भी सुना होगा, ठीक है। चंदन के बहुत बड़ी मात्रा में वृक्ष पाए जाते हैं नीलगिरी पर्वतमाला में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियां। ये पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से क्या करती है, जोड़ती है। इसके अलावा अगर हम नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें तो कौन सी है, दोदा बेटा है। दोदा बेटा कहां पर है, तमिलनाडु में है। कितनी है, 2637 मीटर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं कि नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर दंडकारण्य क्षेत्र स्थित है। साथियों, पठार है दंडकारण्य की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देखिए, ये उड़ीसा वाला पार्ट है, और उड़ीसा से यहां लगता है छत्तीसगढ़। ये तो उड़ीसा और ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो यहां पर कालाहांडी जो जिला है, बस्तर जिला, अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो बस्तर, ठीक है, बस्तर जिला, ठीक है। ये कालाहांडी जिला, नीचे वाला पार्ट, नीचे आंध्र प्रदेश में भी इसका कुछ विस्तार है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से अगर बात करें इसके अकॉर्डिंग तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंडकारण्य का पठार है, बहुत प्रसिद्ध है। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं साथियों कि ये जो है, ये पठार नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित है, ठीक है, नक्सलवाद की समस्या से ग्रसित इस पठारी क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दंडकारण्य का पठार, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर आप देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 आ रहा है, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का भारत की भागीदारी कितनी है। साथियों, मैं पहले भी कह चुका हूं, दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है, फिर कनाडा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर यूएसए, फिर चीन,
फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील और फिर भारत। सातवां बड़ा देश है और संपूर्ण पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो भारत 0.58% लगता है, लेकिन अगर स्थल खंड की बात करें तो लगभग 2.43% भारत रखता है दुनिया के कुल भौगोलिक स्थलीय क्षेत्रफल का। तो उसने पूछा संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है। अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो सबसे नजदीकी ऑप्शन 2.4। एग्जाम में अगर 2.4 भी आ जाए तो इसका मतलब भी यही होता है 2.40। ठीक है, अगर 2.04 आता है तो इसका मतलब और होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा बड़ा देश है, सातवां बड़ा देश। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां बड़ा देश है और भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। राइट, ये इंडिया का क्या है, क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके लिए नेक्स्ट स्क्रीन पर आ रहा है 233। लक्षद्वीप समूह स्थित है, तो आप सब जानते हैं कहां पर है, अरब सागर में है। ये देखिए यहां पर लक्षद्वीप है। साथियों लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप की राजधानी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजधानी क्या है, तो राजधानी कवरत्ती है। कौन सी है, कवरत्ती। दूसरी महत्वपूर्ण अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो एक चीज और आपको समझनी चाहिए, 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और ये भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी। और यहाँ पर जो द्वीप पाए जाते हैं वो कैसे द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रवाल द्वीप। ठीक है, प्रवालों से निर्मित है, शैवाल से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर देखिए निम्न में से कौन सा कथन 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर के संबंध में सही नहीं है। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए, नहीं पूछ रहा है, आपको बता रहा है, नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए यह भारत की मानक देशांतर रेखा है। राइट, बिल्कुल, भारतीय मानक समय रेखा अगर कोई है तो वो कौन सी है, यही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस रेखा का स्थानीय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे, बिल्कुल सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, ये स्टेटमेंट भी सही है। यह भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये जो बात वो कह रहा है कि भारत को 2 भागों में बांटती है, ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझा भी देता हूं कि कैसे। देखिए मैं आपको समझाता हूं साथियों, ये एक रेखा है जिसे आप जीएमटी कहते हैं, ग्रीनविच मेडिटेरियन टाइम जीरो रेखा। ठीक है, और इसे ही आप विश्व मानक समय रेखा भी कहते हैं। साथियों यहां पर अगर हम 2 बातें देख लें तो यहां पर मान लीजिए ये हमारे भारतीय स्वरूप का भारत है, और इस भारत को अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये हमारा भारत का स्वरूप है। साथियों राजस्थान, कच्छ की खाड़ी, खंबात खाड़ी और ये अपना भारत। मैं पूरा बना के बताता हूं, 1 मिनट लगेगी, कोई बड़ा बात नहीं है, जल्दी से अपन बना देंगे सिंपली तरीके से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। साथियों ये यहां पर देखिए, ये नीचे वाला पार्ट है, ये यहां पर, और ये आपका पूर्वोत्तर भारत है। ठीक है, ये भारत है। राइट, अब आप देखिए मानक समय रेखा जो इंडिया की है वो ये है, ये वाली, ये देखिए ये वाली है, ये रेखा है, इसे आप कहते हैं 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट है, या इसको मैं ये भी कह सकता हूं 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर। राइट, ये वाली बात है। अब आप देखिए यहां पर अगर हम बात करें तो ये जीएमटी और जीएमटी से ये भारतीय मानक समय रेखा है, तो ये तो भारत को 2 भागों में बांटती नहीं है। इसके साथ साथ में ये किन किन राज्यों से गुजरती है, देखिए यूपी, यूपी के बाद में एमपी, एमपी के बाद में यहां पर कौन है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में किस तरह से उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में किससे, आंध्र प्रदेश। तो एक क्वेश्चन बन गया भारतीय मानक समय रेखा, इसको मैं आईएसटी बोल सकता हूं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजर रही है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अब 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। राइट, 4 मिनट, तो 82 डिग्री को पार करने में कितना हो जाएगा, यहां पर 328 मिनट। जब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट है तो हाफ डिग्री को पार करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट। अब 328 प्लस 2 कितने हो गए, 330 मिनट। कितने हो गए, 330 मिनट। अब 330 मिनट को घंटे में बदल दीजिए, बताइए 5.5 घंटे आएंगे कि नहीं। अब भारत चूंकि पूर्वी गोलार्ध में है तो अब देखिए यहां से अगर हम देखें तो भारत का समय जीएमटी से कितना घंटे आगे है, तो कितना समय है, 5.5 घंटे। भारतीय मानक समय रेखा से ये समय क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा।
बहुत अच्छा प्रश्न है, एक एक चीज को मैंने टू द पॉइंट समझा दिया। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, और यही नहीं, यहां पर ये इलाहाबाद जो यूपी देख रहे हैं, यूपी के यहां पर एक जगह नैनी, और नैनी इलाहाबाद, आजकल आप समझ रहे हैं इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, ठीक है। तो यहां से गुजरती है कौन सी रेखा? जीएमटी रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, और ये जीएमटी है। भारतीय मानक समय की बात कर रहा हूं, ये जीएमटी कहां से गुजरती है? ये आप सब जानते हैं, लंदन के निकट ग्रीनविच रॉयल वेधशाला, इसका मतलब ब्रिटेन, राइट। तो ये मैंने आपको पॉइंट समझा दिया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। 235 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला बताइए। बहुत गजब का सवाल है, बहुत गजब का साथियों। इस प्रकार के प्रश्न भी आते रहते हैं। बस्तर, कच्छ, जैसलमेर और लेह। देखिए सबसे बड़ा जिला अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कोई है तो वो कौन सा है? कच्छ है, ठीक है, कच्छ है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये इंपोर्टेंट है, दूसरा लेह है। कौन सा है? लेह। तो हमें बताना होगा। देखिए अगर कच्छ की बात करें तो लगभग 45,674 वर्ग किलोमीटर ये है आपका कौन सा? कच्छ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पर फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो सब लेह का कितना है? तो लेह का भी 45,110 वर्ग किलोमीटर है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो जैसलमेर आता था, लेकिन अभी इसकी सिचुएशन पर संशय, क्योंकि राजस्थान में नए जिलों का गठन हो गया। तो भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? लेह है। कौन सा है? लेह, राइट। तो ये पहला और दूसरा, ठीक है। तीसरे में अभी पहले जैसलमेर हुआ करता था, लेकिन संशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के उत्तर पूर्वी, बहुत अच्छा प्रश्न है, त्रिसंधि मिलन वाले देशों का सही जोड़ निम्नलिखित में से क्या है? साथियों होता क्या है दरअसल, यहां पर भारत में अगर देखें तो इस तरीके की सिचुएशन आती है अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश त्रिसंधि बिंदु पर जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है वो भी समझ लीजिए। अगर हम अरुणाचल की बात करें तो इधर वह जो सिचुएशन आप देख रहे हैं ये वाली, तो यहां पर तो कौन है? चीन है, और यहां पर कौन है? म्यांमार है, ठीक है। और यहां आपका खड़ा है भारत, अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत में। तो इन तीनों का जो ये बिंदु है जहां जुड़ाव है, त्रिसंधि बिंदु कहलाता है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भारत, चीन और म्यांमार। ये त्रिसंधि बिंदु में जोड़ो जो है, ये है आपका त्रिसंधि बिंदु, ठीक है। त्रिसंधि बिंदु, बहुत अच्छा प्रश्न है, गजब का सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 237 आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम है? अब आप भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, अगर अपन भारत की बात करें तो ये भारत है, और भारत का जो प्रारंभ है वो आप समझ सकते हैं यहां पर 8 डिग्री और 45 मिनट से। ये नॉर्थ, ये जो जगह है, ये जगह कौन सी है? ये जगह आपकी कन्याकुमारी है। कौन सी है? कन्याकुमारी। तो ये जगह कन्याकुमारी, मुख्य भूमि पर भारत यहीं से प्रारंभ होता है। लेकिन आप समझ सकते हैं भूमध्य रेखा तो ये है, 0 डिग्री रेखा को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, राइट। इक्वेटर लाइन, इक्वेटर लाइन के सबसे निकटतम कौन है? तो अब यहां पर आप समझिए साथियों, यहां पर आपका एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार चूंकि भारत का ही भाग है, भाई अंडमान निकोबार का ही तो भाग है ग्रेट निकोबार। यहां से यहां एक जगह है जिस जगह का नाम है इंदिरा पॉइंट। कौन सी? इंदिरा पॉइंट, राइट। तो इंदिरा पॉइंट है, इस इंदिरा पॉइंट से यहां से एक रेखा गुजरती है साथियों, ये रेखा, ये वाली रेखा, ये भी आपकी अक्षांश रेखा है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो ये इंदिरा पॉइंट, जिसके 2-3 और नाम है, पिगमेलियन पॉइंट, राइट, पिगमेलियन। दूसरा इसी का नाम है पार्सन पॉइंट, पार्सन, ठीक है, पार्सन पॉइंट। और इसी का नाम है लाही चिहिंग पॉइंट। तो लाही चिहिंग पॉइंट, अभी जब सुनामी आई तो ये इंदिरा पॉइंट डूब गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। अब भूमध्य रेखा के सबसे निकट ये हुआ क्योंकि ये तो दूरी पर है, तो ये वाला पॉइंट क्या है? सबसे नजदीक हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, लेकिन अगर समुद्र में अंतिम छोर पूछे तो कन्याकुमारी कह सकते हैं, लेकिन अंतिम पॉइंट अगर पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट करना है, ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 238। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए।
असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, राइट स्टेटमेंट है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल, ये भी राइट स्टेटमेंट है। मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा बनाता है, राइट स्टेटमेंट। उपर्युक्त कथनों में सही है, तो 1 2 3, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, तीनों सही है। नेक्स्ट साथियों, भाई क्वेश्चन नंबर 2 सुनते, भारत में स्थलाबद्ध या आंतरिक राज्यों की संख्या कितनी है? वो राज्य ना तो स्थलीय सीमा बनाते हैं ना तटीय सीमा बनाते हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। स्थलीय से मेरा अंतरराष्ट्रीय सीमा से, तो मैं थोड़ा सा हल्का से एक मैप के माध्यम से समझा देता हूं आपको। देखिए हल्का सा अगर अपन भारत को देखेंगे तो इस तरीके के भारत का स्वरूप है। ये राजस्थान है, राजस्थान के बाद में कच्छ की खाड़ी, खंबात खाड़ी, और ये अपना भारत है। तो इससे क्या है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, इजीली। ये लीजिए साथियों, अब ये लीजिए, ये भारत है। भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे हरियाणा, हरियाणा एक राज्य, एमपी, ठीक है, एक राज्य आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, और एक आपका राज्य झारखंड, झारखंड, और एक आपका राज्य यहां पर है जिसका नाम है तेलंगाना। तो ये 5 राज्य, कितने राज्य? 5। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, एक हरियाणा प्लस एमपी प्लस झारखंड प्लस छत्तीसगढ़ और प्लस तेलंगाना। ठीक है, ठीक है, तो ये तेलंगाना, ये 5 राज्य हैं जो क्या करते हैं, वो आंतरिक राज्य जो सीमा नहीं बनाते। अब ये तो 5 हो गए, लेकिन मन में प्रश्न चल रहा सर यूटी कौन कौन सा है? तो यूटी कौन सा है? एक तो दिल्ली, दिल्ली इंटरनल है, ये सीमा नहीं बनाता। देखिए ये दिल्ली है, डीएल, और एक आपका चंडीगढ़ है। ठीक है, सर राजस्थान में आ गया आपने चंडीगढ़, तो यहां पर देखिए एक आपका चंडीगढ़ है। तो ये 2 है, दिल्ली और चंडीगढ़, ये भी क्या नहीं बनाते? सीमा नहीं बनाते। ठीक है, तो 5 राज्य, कितने? 5 राज्य और 2 यूटी, यूटी का मतलब यूनियन टेरिटरी, ये इंटरनल है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आ रहा है साथियों, यहां पर बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 240 नंबर क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहां पर अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित एकमात्र राज्य की राजधानी, आपको बताना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित एकमात्र राज्य की राजधानी। तो साथियों इसका राइट आंसर तो सिंपल सा है, अगरतला है। और किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की। किसकी? त्रिपुरा की। ये 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा राज्य है, ये वाला त्रिपुरा, और इसकी राजधानी है यहां पर किसके साथ में सीमा बना रहे? बांग्लादेश, बांग्लादेश, ये त्रिपुरा है, और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला एकमात्र सीमा है, एकमात्र राजधानी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। एक परीक्षा में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, वह राज्य बताइए जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा। अंतरराष्ट्रीय देशों से घिरा राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, उत्तरांचल हिमालय में सर्वोत्तम शिखर कौन सा है? उत्तरांचल की बात कर रहा है, तो उत्तरांचल की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, क्योंकि उसने उत्तरांचल पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी, 7816 मीटर ऊंची है। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये भारत की ये तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कैसे वो देख लेते हैं। देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2, इसका नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, ये कई बच्चे ये कहते हैं सर ये भारत की कैसे हो सकती है, ये तो पीओके में है। ठीक है, 8611 मीटर, भाई पीओके में। आपके प्लॉट पर अगर कोई पड़ोसी कब्जा कर लेता है तो वो आपकी थोड़ी ना हो जाती है। तो पहला नंबर K2। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा, 8598 मीटर। ठीक है, ये कंचनजंगा है सिक्किम में। और तीसरी अगर हम बात करें तो तो वो चोटी हमारी कौन सी आ जाएगी? नंदा देवी। तो एक चीज तो ध्यान रखनी है, भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी और पूर्णतः भारत में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 242, सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है, सुमेलित का मतलब मिलाना है। तो देखिए यहां पर कक्षा में स्पष्ट तौर पर देखिए, जिब्राल्टर जल संधि। साथियों जिब्राल्टर जल संधि, ये वाली जो जल संधि आप देख रहे हैं जिब्राल्टर, ये वाली जल संधि अफ्रीका को किससे अलग करती है? यूरोप से, क्योंकि भूमध्य सागर की कुंजी भी यही कहलाती है। ठीक है, भूमध्य सागर की कुंजी, ठीक है, ये कहलाती है।
अब दूसरी बात, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया और किसको, वह मलेशिया को। बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तर अमेरिका से, और हार्मुज जल संधि कहां है, ओमान की खाड़ी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 4 2, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 3 1 4 2 बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, गजब का प्रश्न है। तो बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तर अमेरिका से अलग करती है, और जिब्राल्टर जल संधि स्पष्ट तौर पर अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, और इसे ही भूमध्य सागर की क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृतिक प्रदेश कौन सा है। तो अभी पहले भी क्वेश्चन है, दक्षिण का पठारी प्रदेश, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा भूआकृतिक है, मैंने बताया 16 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 50%, लगभग कितना, 50%, 50%। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, ये गजब का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पठारी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44, यहां पर देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी है, बिल्कुल वर्ष भर वो बहती रहती है, चाहे गंगा को देख लीजिए, चाहे यमुना को देख लीजिए, क्योंकि कंटिन्यू रूप से बर्फ पिघलती रहती है और वो पानी आता रहता है। हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से, बिल्कुल हिमानी ग्लेशियर, और ग्लेशियर पिघलते और नदी आती है। तो यहां पर देखिए, इसमें अगर प्रश्न में देखेंगे तो वो ऑप्शन दे रहा है ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही बात है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका सीधा उत्तर पहला ही सही है, तो नीचे देखने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब हम एग्जाम में कंफर्म होते हैं कि यार ये सही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर नीचे मत झांकिए, समय बचाइए। 245 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। भाई, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। उन 8 राज्यों में अगर हम देखेंगे तो यहां पर देखिए, गुजरात, गुजरात के बाद कौन है, राजस्थान, राजस्थान के बाद में कौन है, एमपी, एमपी के बाद में कौन है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में अगर कौन है, झारखंड, झारखंड के बाद में कौन है, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में कौन है साहब, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद में कौन है, मिजोरम। ठीक है, यही तो है 8 राज्य, मिजोरम। ठीक है, 8 राज्य है। अब एक बात बताइए, उत्तर में पूछ रहा है, तो त्रिपुरा पर तो स्थित है, मिजोरम, झारखंड इसमें तो स्थित है। मणिपुर को देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर, क्योंकि देखिए ऊपर से अगर हम देखेंगे तो यहां से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, और फिर क्या आएगा, मिजोरम। तो ये मणिपुर है, ये नागालैंड है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये क्या है, एमजेड है। तो मणिपुर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर में पूछा है उसने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 246, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। 246 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए, ताती पाता, क्योंकि ये रिफाइनरीज है, और ये तो आंध्र प्रदेश में, देखिए ये तातापा के आंध्र प्रदेश में, ओएनजीसी के, बिल्कुल सही है। डिगबोई असम में, आईओसीएल के, ये भी सही है। देखिए, भारत की पहली रिफाइनरी है, भारत की प्रथम रिफाइनरी कौन सी है, डिगबोई है रिफाइनरी, असम के अंदर है, 1901 में स्थापित हुई, और इसको स्थापित करने वाली कौन थी, आईओसीएल। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कोयली गुजरात, एचपीसीएल, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि कोयली है तो गुजरात में, लेकिन वो एचपीसीएल की नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि सब वो एचपीसीएल ने स्थापित नहीं की। आपको यही तो बताना है कि भाई किसकी थी, तो आपको यहां पर स्पष्ट तौर पर ये किसकी नहीं है, क्योंकि ये आईओसीएल की है। ठीक है, तो इसका ये किसकी है, आईओसीएल की है। ठीक है, तो ये गलत है इसका, तो इसका यही है, बीना मध्य प्रदेश में बीपीसीएल की सही है। ठीक है, तो ये आईओसीएल की है। बहुत अच्छा सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 247, भाई राजस्थान में भी रिफाइनरी लग रही है, लेकिन लगी नहीं है साथियों अभी। ठीक है, फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है साथियों, फ्रांस का लोरेन प्रदेश हो, चाहे चीन का सांसी हो, सांसी, सांसी का नाम सुना होगा आपने, चीन के अंदर है। ठीक है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लौह इस्पात। तो बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, समय बचाइए। सांसी कहां है, तो चीन में, कहां पर है। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा किरूना भी, किरूना कहां है, किरूना स्वीडन में, स्वीडन में। तो ये भी किसके केंद्र है, ये भी लौह के केंद्र है, बड़े प्रसिद्ध केंद्र है, विश्वविख्यात है, लौह व इस्पात के केंद्र है। सांसी चीन में, किरूना स्वीडन में, और लोरेन कहां है,
लौह इस्पात का फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 248 आपके लिए स्क्रीन पर साथियों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत किसमें? भाई न्यूनतम प्रतिशत बताना है, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम। बहुत सिंपल है, यहां पर 6,10,577 व्यक्ति रहते थे किसमें? यहां पर सिक्किम में। ठीक है, देखिए गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है, दो ही जिले आते हैं, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। ठीक है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा है? सिक्किम। तो सबसे छोटा राज्य अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे गोवा है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो फिर कौन है? सिक्किम है। और सिक्किम में 6 लाख, सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 6,10,577 व्यक्ति है। तो आप समझ सकते हैं कितना छोटा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट 249 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों ये। ठीक है, भारत की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थलों को जोड़े सही रूट का चयन करें। देखिए गंगा, तो गंगा कहां से निकलती है? गोमुख से। चंबल कहां से निकलती है? जाना पाओ की। 2 और 3, तो ये तो ऑप्शन ही खत्म है सारे। इसका ये उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। सोन कहां से निकलती है? अमरकंटक से। और ताप्ती मुलतई की पहाड़ियों से। ठीक है, अमरकंटक कहां है? एमपी में। जाना पाओ भी कहां है? एमपी के अंदर है। ये कहां है? उत्तराखंड के अंदर आता है। ठीक है, तो ये नदियों का उद्गम स्थल था। 2, 3, 4, 1। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। ये देखिए भारत की सबसे बड़ी प्लस लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ठीक है, गंगा। और चंबल की बात करें तो ये क्या करती है? सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी। ठीक है, सर्वाधिक अपर्दन करने वाली नदी। और भारत की सबसे लंबी अंतरराज्यीय सीमा का निर्माण भी कौन करती है? चंबल करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन गजब का प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखिए, निम्नांक को तो सुमेलित करो। तो देखिए बोरा, बोरा ये पवन है। क्या है? ये पवन है। क्या है? पवन है। ठीक है, स्थानीय पवन है। तो बोरा कहां चलती है? एड्रियाटिक सागर पर। तो ये तो सही है, इसका तो ये बिल्कुल सही है। शिबूम, सिमूम कहां पर चलती है? आपको बताना है सर सिमूम कहां चलती है। तो सिमूम कहां चलती है? अरब मरुस्थल में। मिस्ट्रल कहां चलती है? फ्रांस में। और हरमट्टन सहारा के पूर्व में। तो आप समझ सकते हैं, जिसमें पहला ये ऑप्शन तो बिल्कुल खारिज है। अब देखिए सिमूम कहां थी? अरब मरुस्थल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भी गलत है। 1, 3, 4 और 2। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, बहुत गजब की श्रृंखला थी। आपको अगर हमारा कक्षा कार्यक्रम पसंद आ रहा हो, अच्छा लगता हो, और ये महसूस होता है कि यहाँ पर जो कंटेंट आपको उपलब्ध कराएगा बहुत बेहतर है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें साथियों। कई दिनों की व्यस्तताओं के बीच हम लोग क्लास दे पाते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं नौकरी में इतना ही समय मिलता है साथियों। अब मैं लेता हूं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट नंबर की श्रृंखला के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।